मानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडयाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूं, क्या आप जाएंगे अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना साहब इसमें एक सवाल है, मलिक जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब किस चीज़ से नारा लगाया? तो काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो गए हैं, नए चीफ जस्टिस साहब ने हलफ उठा लिया है। नए चीफ जस्टिस से आपकी क्या तवक्कुआत है? क्या काजी फाइज ईसा को आप दावत देंगे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होकर दीन की खिदमत करें? जमीयत में आने के लिए तो मैं पूरे उम्मत को दावत देता हूँ। अगर हमने ये रास्ता चुना है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए चुना है तो दूसरों पर क्यों हम बुखल करेंगे? हर एक के लिए साथ समझेंगे। लेकिन बहरहाल वो बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं और अब वो चले गए हैं। मेरे ख्याल में ये मामूल का निज़ाम है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं इन तब्दीलियों को गैर मामूली क्यों पेश किया जाता है, समझ में नहीं आ रही मुझे ये बात। और जो चले गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे, जो आ गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए और सुरखरूई के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बड़ा होने की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। अच्छा मौलाना साहब, आपने जिस खूबसूरती से 26वीं आईनी तरमीम में आपको और आपकी जमात का किरदार रहा है, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जहरीले नाक के दांत तोड़ दिए। तो आम अल्फाज में अवाम को कैसे समझाएंगे कि वो कौन सा जहर था जो आपने निकाला और वो कौन सा जहर था जो आप नहीं निकाल सके? इस पर मेरे ख्याल में बार बार एक लफ्ज़ तकरार करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। हम बाज़ दफ़ा इजहार करते हैं, इसरार नहीं किया करते। लेकिन ये है कि 56 क्लासेस थे जो गवर्नमेंट ने पेश किए थे पहले मसवदे में, वो 22 तक आ गए, 22 तक। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पहला ड्राफ्ट भी चेक कर ले, आखिरी भी चेक कर ले, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमने 5 उसमें डाले हैं और 27 क्लासेस का एक ड्राफ्ट जो है वो बाकायदा असम्बली से मंजूर हुआ, सेनेट से मंजूर हुआ और अब वो एक आइन का हिस्सा बन गया है। सर हदीस अकरम मेरा नाम है। आपसे मेरे 2 सवाल है। एक तो ये है कि जो आपने सूद के हवाले से आइन में शिक डाली है वो बाब नंबर 2 में आई है, जिसका वजह से यानी उसकी कोई सजा नहीं अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता इन फ्यूचर। दूसरा ये था कि सर इस्लामी जितनी भी तारीख है उसमें जितने भी उलमाए कराम है उनका किरदार रहा है काज़ीउल क़ज़ा का, यानी उलमा के पास चीफ जस्टिस का ओहदा रहा है हमेशा से तारीखी एतबार। तो चूंकि ये इस्लामी मुमलिकत है तो इस हवाले से क्या आपने कोई इस हवाले से कुछ सोचना शुरू किया है या कोई लाहे अमल इख्तियार किया है कि ये जो काज़ीउल क़ज़ा का ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो उलमा इकराम के पास है? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। देखिए, जहाँ तक सूद का मसला है और ये एक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी के तौर पर आइन में आ गया है, अब इस दफ़े को भी सामने रखें और शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा, वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में उस अपील पर फ़ैसला नहीं देती तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला मुअस्सर हो जाएगा। तो उस रिबा के ख़त्म होने के और इसको मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो इसका माना ये होगा कि मुकम्मल तौर पर मामला तय हो गया है और अब 1 जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि उसमें कोई मुश्किलात ना आए। बाकी रहा कि किसी आलिम दीन का, देखिए आपके जो मुल्क का निज़ाम है, अदालती निज़ाम ख़ास तौर पे वो LLB और LLM पे बेस करता है और उसमें फिर ज़ाहिर है जी के जो अंग्रेज़ों के ज़माने से निज़ाम चला आ रहा है वो बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त मैं ऐसा कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहता कि जिसमें उलमा और वकला के बीच में कोई तसादुम आए। ये बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने मुल्क में शरीयत नाफिज करनी है या शरई क़वानीन लाने हैं तो जितना उलमाए किराम उस पर इदराक रखते हैं शायद दूसरे इतना न रखते हों। गुंजाइश तो मौजूद है लेकिन रुकावटें भी हैं, तो रुकावटों को भी तो एक शाइस्तगी से हमें दूर करना चाहिए
नए के तसादुम की सूरत में। सर, अगर आप एक और तरमीम की बात कह रहे थे, कल आपने तहरीर की है तो उसमें आपने कहा कि एक और आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं हुकूमत में आप मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये जितनी आईनी तरामीम है कहीं इस तरह तो नहीं कि वो अपने मुस्तकबिल के 10 साल को क्लियर करने की कोशिश में है? तो आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा, जो कल आपने 27वीं तरमीम की भी बात की, वो किस तनाजुर में कही है कि वो किस किस्म की तरमीम है? मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई सोच हुकूमत की तरफ से नहीं आई। अलबत्ता आप जैसे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो इस किस्म के सवालात उठा लेते हैं, तबसरों में ले आते हैं, तो एक दूर के एहतमाल के तौर पर मैंने बात की है। तो ज़ाहिर अभी ऐसे कोई चीज़ें वहाँ नज़र नहीं आ रही। आप कहते हैं धांधली ज़दा असम्बली है ये, इसी धांधली ज़दा असम्बली से हमने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा दी। मज़ीद मुस्तकबिल में आप इस असम्बली का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अगर हमने माशाल्लाह में आइन में तब्दीलियाँ की हैं, तो ये भला डिजोर ना हो, लेकिन डिफेक्टिव तो है अभी, जिसके पास इख्तियारात हैं तो मुअस्सर तो हो जाते हैं। तो आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसमें अगरचे एक बिल आया, लेकिन उस बिल के अंदर जितनी चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई, और फिर जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस इत्तेफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में लाकर पास किया गया। बानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडयाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूँ, क्या आप जाएंगे अगर उनकी अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना साहब, इसमें सवाल है, मेरा सवाल है कि आज इमरान खान को 449 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई एहतजाज में जाती है, जिस तरह गैरानी समाज में जा रहे हैं, क्या इमरान खान के हवाले से उनकी राय के हवाले से दबाव उठाएंगे आप? जब उनकी पार्टी राब्ता करेगी फिर उसको बात करेंगे। सर, जिस तरह आपने मौलाना साहब, अभी आपकी आवाज़ इतनी मौसर समझी जा रही है और आवाम की नजर इस वक्त आपके ऊपर है कि कोई लीडर ऐसा है जो आवाम को रिलीफ दिलवा सकता है। महंगाई, IPPs, बिजली, अशिया खुर्दो नोश में पिसा हुआ जो ये तबका है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। उसके लिए आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसी तजवीज़ लाएंगे कि आवाम को इस वक्त जो पिस रही है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, आवाम का मसला अपनी जगह पर यकीनन है, और ये तनज़्ज़ुल जो है, ये मुल्क की मईशत का इन्हितात ये 2018 के बाद शुरू हो गया था, और इस हद तक हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा कि अब उसे दोबारा उठाने में भी बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है। अलबत्ता हम इस पोजीशन में आ गए कि शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है, समिट यहाँ पाकिस्तान में हुई, और आपने देखा कि हम इख्तिलाफ को भी अपने हुदूद तक रखते हैं। मैंने PTI से भी अपील की कि आप इन दिनों में मुजाहरे ना करें, और हुकूमत से भी कहा कि बिल को आप थोड़ा इल्तिवा में डाल दें जब तक ये कॉन्फ्रेंस हो जाए। मकसद ये था मेरा कि जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तरफ से एक यकजहती का पैगाम मिले, और जितना हमारे पास एक कौमी यकजहती का तस्वुर उनके पास जाएगा, उनसे उनका एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के साथ वो इक़्तिसादी मैदान में ताउन करने पर आमादा होंगे। आखिरी सवाल है जी, बस आखिरी सवाल करेंगे। सिविलियन बालादस्ती के लिए आप शहीद मार्ग से एक बड़ा मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से वायलेशन हो रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, क्या हम कभी उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे जिसका ख्वाब आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने? देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं, और जब इसमें तरमीम की तजवीज़ लाई गई तो हमने मुकम्मल इनकार कर दिया और उसको पूरे एजेंडे से निकाल दिया। तो इस वक्त जो आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था वो बरकरार रह गया है और वो मुतासर नहीं हो सका है। हमने जो कुछ किया है एक फरीक के तौर पर किया है। वो हुकूमत थी, हम अपोजिशन थे, और मैं अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को एतमाद के साथ साथ लेता रहा, उनकी तायीद हासिल होती रही। लिहाजा अब भी हम अपोजिशन में हैं। ये सारे मुज़ाकरात हुए तब भी बतौर अपोजिशन के हमारे हुए हैं उनके साथ, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह अपोजिशन ही का किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, आप PTI की बात करें।